Hello students, my name is Idris Khan and welcome to my YouTube channel Physics #Idris। इसके अंदर अभी हम जो चैप्टर हमने पिछली बार देखा था उसका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। अब हम उस चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वो देखेंगे बेसिक किसके बारे में, वेव के बारे में। some basic definitions of wave। एक वेव को ड्रॉ करेंगे हम। तो वेव की 3 बेसिक डेफिनेशंस होती हैं। अगर वेव को हमें स्टडी करना है तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं वेवलेंथ की, एंड थर्ड जो हम बात करते हैं वो करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। अब इन तीनों को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सपोज़ करिए ये वेव का एक मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से जो वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गेन करती है उसको क्या बोलते हैं, हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा वेव का, ठीक है। ये सब क्या है भाई, इसके एम्पलीट्यूड है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड जो आती है वो आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। अब ये क्या होते हैं, क्रस्ट और ट्रफ, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। और इसको, और अगर हम इसको फर्दर ड्रॉ करें इनको बोलते हैं ट्रफ। ये हो गए वेव के क्रस्ट हो गए, ये ट्रफ हो गए। तो 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ, इनके बीच का जो होता है डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ होते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ये हर वेव के लिए सेम होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट is called wavelength, ठीक है, वेवलेंथ। अब उसके बाद हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको हम अगर सिंपली समझना चाहते हैं कि हाउ मेनी साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जनरल इसकी डेफिनेशंस डिफरेंट है, बस हम ये बोल सकते हैं कि मतलब इसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो डायरेक्ट ये होता है कि F=1/T। ये टाइम की इन्वर्स होती है। तो एक सेकंड के अंदर एक वेव कितने मतलब साइकिल्स कंप्लीट करती है। अगर 1 सेकंड में वो 3 साइकिल कंप्लीट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरीके से बोल सकते हैं ये कितने सेकंड कंप्लीट करिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमें नहीं पता, बट हम ये कह सकते हैं कि जितने साइकिल्स इस टाइम के अंदर कोई वेव कंप्लीट करती है उसको हम उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें डिस्कस हो गई भाई। एम्पलीट्यूड होता है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना वेव गेन करती है उसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आती है वेवलेंथ। क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट। ये या तो क्रस्ट और इसको हम ये भी बोल सकते हैं ट्रफ, ठीक है, और ट्रफ, ठीक है। ये तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रफ या क्रस्ट। तो ये हम वेव की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम आई से डिनोट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसके अंदर हम डिस्कस नहीं की, वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को ऐसे करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आई से डिनोट करते हैं, और जो आई के लिए एक्सप्रेशन है वो होता है पावर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया बोल सकते हैं, पावर अपॉन एरिया,
ठीक है। तो इसको इस तरह डिराइव करते हैं P/A, और इसकी यूनिट आती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन है। ये कुछ वो देखिए हमने बेसिक डेफिनेशंस। और इसके अंदर एक चीज़ और हम डिस्कस कर सकते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये हम ऑलरेडी हम जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर डिस्कस कर चुके कि हर्ट्ज ने बताया था कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये हम जानते हैं कि जो स्टैटिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और ऑसिलेटिंग चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो वो जो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमें वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले इसके अंदर आती है रेडियो वेव, उसके बाद हमारे पास आती है माइक्रोवेव, उसके बाद हमारे पास आती है इंफ्रारेड, उसके बाद आती है हमारे पास विजिबल लाइट। इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसके अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट और ये इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद ये विजिबल लाइट आती है, अल्ट्रा वेवलेट होती है, फिर एक्सरे होती है, उसके बाद होती है गामा रे, उसके बाद भी होती है कॉस्मिक रे। बट इसको हमको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिर्फ जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो इसकी जो वेव लेंथ होती है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो इसकी वेव लेंथ होती है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ करती है। इसका मतलब ये है कि जो रेडियो वेव की जो मतलब फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम होगी और वेव लेंथ इसकी मैक्सिमम होगी। और हम इसकी बात करें गामा रे की या कॉस्मिक रे की, जैसे गामा रे की अगर हम बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होगी और वेवलेंथ मिनिमम होगी। बस हम यही चीज़ इसके अंदर डिस्कस करना चाह रहे थे। चलिए इसको नोट करें, आफ्टर दैट वी विल गो फर्दर। अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या है भाई ये इलेक्ट्रॉन एमिशन? इसके अंदर देखो होता क्या है कि मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना पड़ता है ना, और उसके लिए कुछ हमें एनर्जी देनी होती है। अब वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, या फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी हो सकता है। तो हमें इसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, पर कुछ चीज़ें हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे सपोज़ करिए भाई ये क्या है, आपका कोई भी एटम है, ठीक है। इसके इनसाइड जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है जो इसके अराउंड मूव करते हैं, ठीक है। इन सब में क्या होते हैं, बाहर आउटर जो इसके ऑर्बिट होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आपको एमिट कराना है फ्रॉम दी मेटल सरफेस, ठीक है, ये कोई भी मेटल है, इसके अंदर से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है तो मतलब इसका मतलब ये कि यू हैव टू गिव सम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल सरफेस। आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा। अब ये हर मेटल के लिए जो एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, हर मेटल के लिए अलग अलग होती है। जैसे सब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो फिर भी ये बाहर क्यों नहीं आ पाता, इसका रीज़न ये है कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। वो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F = K Q1 Q2/r²। इसके बारे में देखते हैं। जिस तरीके से टू मासेस के बीच में कौन वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2/r², ये कांस्टेंट होता है। उसी तरीके से टू चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, Q1 Q2, ये बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में वर्क करता है। इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है और ये इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन होता है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन को ईजीली आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसके मतलब यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये
और जो जितनी आप मिनिमम एनर्जी जो इसको कराते हो प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन के इक्वल आपको एनर्जी क्या करानी पड़ेगी, मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इसके बारे में हम लिखेंगे थोड़ा सा कि क्या होता है वर्क फंक्शन। इसको हटा देते हैं हम, वर्क फंक्शन। ये डेफिनेशंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए। A certain minimum amount of energy required to be given to an electron to pull it out from the metal surface is called work function. Why? क्या लिखा भाई हमने, a certain minimum amount of energy required to be given to an electron to pull it out from the metal surface is called work function. इसको फाई से डिनोट करते हैं और ये हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूँ, ये मेटल जो होता है ना, जो होता है अपना पोटेशियम के लिए होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए होता है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपना रह गया सीजियम के लिए होता है 2.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑलरेडी मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, सो आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और ये एल्युमिनियम के लिए होता है 4.28, और अगर हम बात करें मर्क्यूरी के लिए 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखिए, अगर आपको सोडियम से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके इक्वल 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी आप मतलब आपके पास 3 वेज है इस एनर्जी को देने के। एक तो आप दे सकते हैं थर्माइनिक एनर्जी, जिसको बोल सकते हैं हम, आप इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। आफ्टर मतलब इट हैज़ गॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक तो ये है, और जो सेकंड आपके पास आता है फील्ड एमिशन, तो उस फील्ड से भी आप इसको 10⁸ वोल्ट पर मीटर इतनी जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी मेटल पे, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ईजीली फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, और थर्ड जो आता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसके अंदर हमें पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये चीज़ें हमको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन इसको नोट करेंगे और ये हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके एमिशन के जो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से एमिशन के टाइप्स है। तो इसमें से फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे, इसको आप नोट करिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो हमारे पास वी हैव, लिख सकते हैं हम, वी हैव 3 मेथड्स, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। कितने मेथड्स है भाई हमारे पास? 3 मेथड्स है। फिर से हम उसको करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला जो हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, वो आता है थर्मायोनिक एमिशन। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं वी हैव टू गिवन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी to the electron in form of heat। इसको हम बोलते हैं, is called
थर्मायनिक एमिशन, इसको क्या बोलते हैं हम, थर्मायनिक एमिशन। तो ये है, अगर आप इसको इन फॉर्म ऑफ हीट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मतलब हाई टेम्परेचर, अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड कराएंगे, आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रॉन है इससे बाहर निकल जाएगा। इसके लिए अगर कोई एग्जांपल अगर हम देखें, कोई सूटेबल एग्जांपल, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे टंगस्टन फिलामेंट की। देखो जो टंगस्टन के अंदर जो ये लगा टंगस्टन फिलामेंट होता है, अगर आप इसको 20 to 100 सेल्सियस डिग्री तक टेम्परेचर कराते हैं प्रोवाइड, तो इसके अंदर से क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाता है। मतलब तो ये चीज़ है भाई, ये हमने देखी थर्मायनिक एमिशन के अंदर ये होता है कि आप हाई टेम्परेचर इसको कराइए प्रोवाइड। कितने पे एग्जांपल देखा, टंगस्टन फिलामेंट, और भी इसके एग्जांपल्स है, बस उन पे हम जाने की ज़रूरत है, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो एक्सरे भी इसका एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है। सेकेंड वाला जो हमारे पास आता है वो आता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, अभी इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फील्ड एमिशन को होता क्या है इसके अंदर, सपोज करिए ये दो प्लेट्स हैं मेटल की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बीच का डिस्टेंस होता है d, ठीक है। और ये हमें पता है, एक्सप्रेशन पता है, वी नो दैट अबाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, वोल्टेज अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये हमें पता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, देखो इससे मैच कर रहे हैं, एनर्जी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अब वो 10⁸ डी मीटर, ठीक है, ये वोल्ट का हो गया, तो 10⁸ वोल्ट पर मीटर अगर एनर्जी आप यहाँ पे, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इट हैज़ गॉट सफिशिएंट एनर्जी एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर लिखना चाहे तो इसके लिए लिख सकते हैं आप, व्हेन वी, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, व्हेन वी, सॉरी इसको ऊपर लिखते हैं, इसको नोट करिए, चलिए अब हम देखते हैं फील्ड एमिशन। when we applying strong electric field on the metal, electron emit from the metal surface, भाई इलेक्ट्रॉन इससे एमिट कर जाएगा, किससे, मेटल सरफेस। देखो यहाँ पे जो ये मतलब जितने भी पॉइंट्स आपको लिखे जा रहे हैं, मतलब जिनसे रिगार्डिंग जो भी टॉपिक से या जिस पॉइंट से रिगार्डिंग जो लिखे जा रहे हैं उनको सबका आप नोट करेंगे। बाद में क्या होता है कि जब आप मतलब बाद में इसको जब रीड करते हो तो ये चीज़ आपको याद नहीं रहती, ठीक है। तो ये हमको इस सबको रीड करेंगे कितना, इसके लिए हम 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इतनी एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे किसी मेटल पे, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो इसके लिए ये ठीक है। अब हमारा लास्ट रहा जो थर्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इसको हम करेंगे डिस्कस डिटेल में। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी है, होलविक एंड लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट है, उसको हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके अंदर पहले हम नोट करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। व्हेन वी लाइट ऑफ suitable frequency और wavelength, when we light of suitable frequency or wavelength,
falls on the metal surface. Electron, when we light of suitable frequency or wavelength falls on the metal surface, electron has got sufficient amount of energy. क्या है भाई इसके अंदर? देखो, when we light of suitable frequency, ठीक है, सब when we light of suitable frequency or wavelength falls on the metal surface, electron has got sufficient amount of energy from the incident light. ठीक है, क्या करेगा भाई इससे? इलेक्ट्रॉन जो आप व्हेन वी लाइट ऑफ जो आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है या वेवलेंथ, मतलब सुटेबल वेवलेंथ की सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है, अगर आप किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट एंड it will come out from the metal surface. तो ये क्या हो जाएगा? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन है जो बाहर आ जाएगा. ठीक है, अब इसको हम देखते हैं किस तरीके से. देखो, इसमें दो टर्म हो रही है. एक ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वर्क फंक्शन. देखो, फर्स्ट चीज़ तो ये सी कि क्या था वर्क फंक्शन के अंदर कि भाई अगर मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको आपको कितनी मतलब सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जो हर मेटल के लिए अलग अलग होती है. हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. एक चीज़ और भी है. देखो, ये क्या है? ये है कोई आपका मेटल है, ठीक है, इसके अंदर सब चार्जेस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर है, इसको बाहर निकालने के लिए पहली बात तो ये कि मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी इक्वल टू वर्क फंक्शन. इसके इक्वल एनर्जी देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेगा. किससे? मेटल सरफेस. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर? दूसरी चीज़ ये है, उसको हम यहाँ पे करेंगे, जो इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेगी, ठीक है, उसकी एक मिनिमम वेवलेंथ होनी चाहिए और मिनिमम भी एक फ्रीक्वेंसी होनी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. क्योंकि अगर वो जो जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर उतनी फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट नहीं होगा. उसी तरीके से एक मिनिमम वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है, उस लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होनी चाहिए जिसकी वजह से ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उस पर बाहर आ सके. तो उनको एक को तो हम उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक आपकी होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. इन दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना है. ये तीन जो देखो, फर्स्ट वर्क फंक्शन, सेकंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. इसको हम डिनोट करते हैं म्यू नोट से और इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा नोट से. ठीक है. तो इतनी मतलब एक मिनिमम थ्रेशोल्ड, मिनिमम वेवलेंथ होना चाहिए जो क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन को इससे इजेक्ट कर सके. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज़ द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट लिख सकते हैं हम, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, so that electron eject from the metal surface, ठीक है. अब इसी तरीके से आप इसके लिए भी डेफिनेशन लिख लेंगे. इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट सो दैट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस. तो ये दोनों का आपको एक मिनिमम या पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए. उसी तरीके से एक फिक्स्ड और मतलब बोल सकते हैं आपके पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए? वेवलेंथ होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालने के लिए. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन आप लिखने आप लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए, और सिमिलरली आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, सिर्फ यहाँ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो ये दोनों डेफिनेशन सिमिलर है. ठीक है.
ओके, इसको नोट करिए। ओके, इसको रब करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है कि लाइट है ना, जो लाइट फॉल्स करती है किस पे, मेटल सरफेस पे। इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। मेटल सरफेस पे लाइट, एक जो लाइट है वो फॉल्स करती है। आफ्टर दैट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट सफिशिएंट एनर्जी एंड इट विल कम आउट फ्रॉम दी मेटल सरफेस। इसके लिए दो चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो इंसिडेंट लाइट है, और उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये जो वेवलेंथ है, मतलब इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है, अगर इस लैम्डा नॉट से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। उसी तरीके से अगर जो उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की, अगर ये जो फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट इससे कम हुई तो तब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो इनसे क्या होनी चाहिए, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे सपोज़ करो कि मैंने बोला कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू है, ठीक है। तो अब इससे क्या होना चाहिए कि इससे ये जो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, म्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। उसी तरीके से जो लैम्डा नोट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, इससे बाहर निकलेगा। अगर इससे आपने कम वेवलेंथ वाली लाइट इस पर कराई प्रोवाइड, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हम उसके अकॉर्डिंग मतलब डाल सकते हैं लाइट पे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब वो देखी थी, वेव्स देखी थी, जैसे रेडियो है, माइक्रो, इंफ्रारेड है। तो अगर आप मतलब किसी लाइट का कलर चेंज कर देंगे तो ओबियसली उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी हम इसको रीड कर चुके हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स वी हैव टू यूज्ड, जब हम इस पर मतलब लाइट डालेंगे तो हमको क्या मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। और ये जो वेवलेंथ है ये भी हम उसके अंदर देख चुके हैं कि वेवलेंथ की गति लेफ़्ट टू राइट क्या करती है भाई, डिक्रीज़ करती है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है। तो ऑलरेडी सबकी जो वेवलेंथ है अप्रोक्स वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको वेवलेंथ प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और जो ये फ्रीक्वेंसी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको रब करते हैं हम। अब हम रीड करते हैं भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोटोन के बारे में। देखो, जो फोटोन है ये एक पार्टिकल है। इसके बारे में देखो, जब हम इसमें एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, एक हॉलविक एंड लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को फेल कर दिया था। इसके पीछे रीज़न था। फिर अब ये हो सकता है कि भाई जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी उसके जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे किस पे, जो इंटरफेरेंस था या डिफ्रैक्शन था, और भी बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट थे उनको प्रूव किया गया था। तो अब हुआ ये कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इन्होंने मतलब ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट है ना किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह। तो उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो तो फेल हो गए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने एक मतलब न्यू कॉन्सेप्ट ईजाद किया, उसको बोलते हैं अपन फोटोन। फोटोन इज़ ए पार्टिकल, बट इसके बारे में कुछ पॉइंट्स ये हैं कि जब ये रेडिएशन के साथ मतलब वो करता है, इन्होंने बोला कि जब रेडिएशन है ना मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है तब ये बिहेव करता है किसकी तरह, एक पार्टिकल की तरह, और उनको क्या बोलते हैं अपन, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये फोटोन है ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, मतलब इसकी वेलोसिटी उसके इक्वल होती है। और थर्ड, इसके अंदर इन्होंने प्रॉपर्टी दी कि भाई ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और फोर्थ जो इनकी प्रॉपर्टी थी, इन्होंने ये बोला कि जब ये फोटोन है ना किसी भी मटेरियल के पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है तो ये इसकी एनर्जी और मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, बट मतलब फोटोन कंजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नंबर ऑफ़ फोटोन्स में भी डिस्ट्रॉयड, और ये क्या हो सकते हैं भाई, इनको क्रिएट भी किया जा सकता है और ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो ऐसी मतलब फोटोन कंजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझ। और एक ये था कि फोटोन के पास मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं E = H μ।
वो होता है hc/λ। इसका एक मोमेंटम होता है, वो होता है, अपन उसको डिनोट करते हैं p=h/λ। तो ये सब सारे पॉइंट्स थे इस फोटोन के पीछे। उन्होंने ये बताया, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये कोई मैटर है, ठीक है, ये मैटर है, ठीक है। जब ये वेव्स इसके ऊपर आके फॉल्स होती हैं, जब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मतलब एक्सप्लेन करते हैं, तो देखो इन्होंने ये बोला कि जब ये मैटर से नहीं टकराएगा, उससे पहले ये जो बिहेव करेगा वो करेगा वेव की तरह, ठीक है। जैसे मैटर से कोलाइड करेगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, पार्टिकल बोल देंगे। अब इससे हुआ क्या, वेव थ्योरी है ना, वो भी एक्सप्लेन हो गई, और जो मतलब जो मैटर का जो मतलब बिहेव होता है पार्टिकल की तरह, वो भी उसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ठीक है, अभी हम इसके पॉइंट्स हैं जो उनको हम 1 बाय 1 लिखते हैं, ठीक है, आपको उससे और अच्छा समझ में आए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है जो हमें इसको हम ये भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो, ठीक है। whenever interaction of radiation with matter radiation behave as if it made up of particle called photon। क्या था भाई, whenever interaction of radiation with matter, the radiation behave as if it is made up of particle called photon, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं, अ फोटोन always travels at a speed of light। तो उन्होंने बताया कि भाई जो ये फोटोन है, इसके बारे में, ये फोटोन है जो किसकी स्पीड से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से, जिसके बारे में हमें पता है कितनी होती है, 299,792,458। इसको हम क्या लिख देते हैं, अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी थी चार्ज ऑन फोटोन इज 0। ये भी हम लिख सकते हैं, फोटोन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। कैसा होता है फोटोन, न्यूट्रल होता है, एक ही बात है, इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज 0 होता है, या फिर इसको बोलिए न्यूट्रल होता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से होता ये कि भाई देखो, जिसके ऊपर चार्ज होगा उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हम ये ऑलरेडी रीड कर चुके कि स्टैटिक जो चार्ज होता है वो क्या करता है, कोई भी चीज़ पे चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो शो करता है पक्का, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम इसमें लिख सकते हैं, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी does not impact on photon of electric field and magnetic field। तो भाई जो ही प्रॉपर्टी इसकी वजह से इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता फोटोन पे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। और एक चीज़ और देखो, इसका मास कोई मतलब फोटोन होता है, इसका कोई मास डिफाइन नहीं, इसीलिए इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क नहीं करता है। तो हम इस पर लिख देंगे, फोटोन
photon have not any definite mass. Rest mass of photon is 0. देखो फोटोन का कोई फिक्स्ड मास नहीं है, ठीक है, वो इसका जो रेस्ट मास है वो क्या लिया गया है, 0 लिया गया है, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी है, ये आप पहले नोट करिए, ठीक है, फिर उनको अपन लिखते हैं। ये पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, व्हेन फोटोन कोलाइड विद मटेरियल पार्टिकल। देखो जो मॉडर्न फिजिक्स है वो ज़्यादातर इसके जो टॉपिक्स है वो थ्योरी रिलेटेड है, तो आपको इसमें लिखना तो पड़ेगा याद रखने के लिए, ठीक है। व्हेन फोटोन कोलाइड विद मटेरियल पार्टिकल्स, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन इज कंजर्व्ड। जब फोटोन किसके साथ करता है कोलाइड, मटेरियल पार्टिकल के साथ, तो इसका एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, बट नंबर ऑफ फोटोन्स आर नॉट कंजर्व। जो नंबर ऑफ फोटोन्स होते हैं वो कंजर्व नहीं होते, लेकिन उस फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। और इसकी 6 प्रॉपर्टी है, ईच फोटो, ये लिख सकते हैं हम, ईच फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी and it has also momentum। तो इस मतलब एवरी फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, वो उसको हम कहते हैं E = h μ, जिसको हम फर्दर और लिख सकते हैं Sc/λ। यहाँ पे म्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है जो इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। और ये जो सी का तो हमें पता है, ये क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सारी चीज़ें। वेयर h क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो 4.136 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जो यहाँ पे म्यू लिखा है वो है आपकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, लैम्बडा है आपका वेवलेंथ, ठीक है। तो इसकी ये आपने ये प्रॉपर्टी जो फोटोन पे पढ़ रहे थे उसकी 6 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। कोई इस पे चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं करती है, ठीक है। इसका कोई मास फिक्स नहीं है, इसका जो रेस्ट मास वो 0 होता है, और ये स्पीड ऑफ लाइट से क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कोई वर्क नहीं करता। और जब ये मतलब कोलाइड करता है मटेरियल के पार्टिकल के साथ, तो इसका एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो मतलब इंसिडेंट लाइट मतलब जो मेटल सरफेस पे डालती है, नंबर ऑफ फोटोन्स है वो कंजर्व्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज है जो हमको फोटोन के बारे में याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो एक्सपेरिमेंट था इसके ऊपर, जो जिसने वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे, जो लाइट की वेव थ्योरी थी उस पर क्या उठाए थे भाई, क्वेश्चंस उठाए थे कि मतलब ही इज़ एक्सप्लेन टू फेल क्या पार्टिकल ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने मतलब बोल दिया था कि भाई ये जो मतलब आपने जो लाइट के बारे में दिया कि लाइट किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कर दिया था प्रूफ कि वेव इज़ ए क्या मतलब वो लाइट इज़ ए पार्टिकल, ठीक है। इन्होंने बिहेव मतलब इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। वो एक्सपेरिमेंट जो था उसके बारे में हम अभी देखते हैं, ठीक है। इसको आप
पोज करके नोट कर लेंगे। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि उन्होंने जो ये प्रूव किया था। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जो फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन था इसके बारे में 1857 में किसने बताया था? हर्ट्ज़ ने बताया था ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले इसको बताया कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नाम की कोई चीज़ होती है। इन्होंने क्या किया, देखो इनके टाइम पे एक चीज़ और थी, जो इलेक्ट्रॉन था उसको किया गया ड्राइव 1897 में बाय जे थॉमसन। मतलब उन्होंने इसको इन्वेंट करा, किसने? जे थॉमसन ने। तो मतलब एट दिस टाइम क्या था कि भाई उस समय इलेक्ट्रॉन तो इन्वेंट हुआ नहीं था, तो उन्होंने ये देखा कि कोई मतलब इक्वली, ये सपोज करो ये क्या है, ये कोई मेटल की प्लेट है। तो इन्होंने बोला कि जो सरफेस के पास जो मतलब वो रहते हैं ना, सरफेस के पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब आप इन पे कोई लाइट इंसिडेंट कराते हैं, सपोज करिए यूवी अल्ट्रावायोलेट, तो ये लाइट जब आप इस पे मतलब फॉल्स कराते हैं, आफ्टर दैट यू विल सी इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, बट ही डजंट नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ही इज़ इन्वेंटेड इन 1897। तो इसके बारे में इनको नहीं पता था, बस इन्होंने ये बता दिया कि जब इस पे अल्ट्रावायोलेट लाइट फॉल्स करती है ना, तो आप ये देखोगे कि मतलब इसके ऊपर शाइनिंग दिखाई देती है। क्या होता है भाई? इसके ऊपर शाइनिंग दिखाई देती है। तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स मतलब इसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जो कहाँ चले जाते हैं? सराउंडिंग स्पेस के अंदर चला जाते हैं। तो बस सराउंडिंग स्पेस के अंदर चले जाते हैं। तो ये इन्होंने सिर्फ इसके बारे में बताया था, बाकी इसके बारे में जो हमको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया वो हम देखेंगे अब। तो हर्ट्ज का सिर्फ इसमें इतना सा रोल था जो इन्होंने बताया। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट था वो था, अभी हम पढ़ेंगे होलविच एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट था जिसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा ना वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि उनके कुछ यूजेस यहाँ पे हैं, जैसे वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन्होंने इसको किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, देखो इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस करे थे, उनके बारे में देखो। इन्होंने थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है जिंक प्लेट थी। ठीक है, जिंक प्लेट, इसको किससे जोड़ दिया? एक इलेक्ट्रोस्कोप से। ये जो जिंक प्लेट थी इसको किससे जोड़ा? इलेक्ट्रोस्कोप से। फिर ये मतलब इसके ऊपर है ना, ये इसको लिया इन्होंने, ये थी अनचार्ज्ड। कैसी थी? अनचार्ज्ड थी। तो इसके ऊपर जब इन्होंने लाइट फॉल्स कराई यूवी, ठीक है, अल्ट्रावायोलेट, जब ये लाइट फॉल्स कराई तो इन्होंने देखा कि इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये हम जानते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे इन्होंने पहले ऑब्जर्वेशंस करे, ये डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करा। ठीक है, इसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि इन्होंने क्या किया? अल्ट्रावायोलेट लाइट फॉल्स करा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। अब इनके टाइम पे तो जो इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हो गया था, मतलब बाद में ये एविडेंस मिल गया कि भाई वाकई इससे कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। और किसी भी मैटर से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इतनी सी मतलब इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करे एक्सपेरिमेंट से पहले, जो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये कैसे देख रहे थे? इलेक्ट्रोस्कोप से। इस सारा जो मतलब इंसिडेंट था इसको ये देख रहे थे। अब हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करते हैं जो इनका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, यहाँ पे 2 थिन मेटल इलेक्ट्रोड थे। ठीक है, ये क्या थी? देखो, एक तो ग्लास ट्यूब या क्वार्ट्ज ट्यूब, इसको हम बोल सकते हैं। 2 थिन क्या ली? मेटल इलेक्ट्रोड लिए। ठीक है, इनको क्या किया इन्होंने? एक बैटरी से जोड़ा, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या जोड़ा?
पोटेंशियोमीटर लगा दिया, या वोल्ट मीटर हम बोल वोल्ट मीटर लगा दिए। क्या कर रहा था, टू मेजर दी व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इसके लिए इसको लगाया। यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर भी यूज़ किया गया। ये किस लिए किया, टू मेजर दी करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट, ठीक है, जिसके लिए लगाया गया था। यहाँ पे एक रियोस्टेट यूज़ किया गया। इसको यहाँ एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। रियोस्टेट के बारे में हमें पता है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये था रियोस्टेट आपका। ये है आपका रियोस्टेट, ठीक है। और इसको अपन बोलेंगे कम्यूटेटर। कम्यूटेटर आप इसको बोल सकते हो। और ये ऐसी चीज़ें यूज़ भी की जाती है हमारे घरों में। इसको फेस चेंजर भी हम बोल सकते हैं। इससे क्या कर रहे थे हम, जो इनके बीच में पोटेंशियल था उसकी क्या चेंज कर रहे थे, पोलैरिटी। कभी मतलब इस प्लेट पे कभी पॉजिटिव देते थे, कभी नेगेटिव देते थे। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हम फेस चेंजर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फेस चेंजर या कम्यूटेटर ये यूज़ करते हैं पोलैरिटी को चेंज करने, ठीक है। इसके पोलैरिटी के लिए यूज़ किया गया। ये बैटरी यहाँ पे यूज़ की गई टू मेंटेन दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। ये जो वोल्ट मीटर था वो क्यों यूज़ किया गया, इन दोनों के बीच में क्या वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। माइक्रो एमीटर इसलिए कि इसके अंदर कितना करंट, हाउ मच करंट फ्लो थ्रू इन दिस सर्किट, इसके लिए यूज़ किया गया। रियोस्टेट क्या कर सकते हैं, सारे जो इसके कंपोनेंट हैं इसके बारे में मतलब ध्यान से सुन लीजिए। जो रियोस्टेट क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है किसको, पोटेंशियल को, ठीक है। जो और ये बैटरी है मेंटेन रखती है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। और ये क्या करता है, कम्यूटेटर फेस, इसको फेस चेंजर भी हम बोल सकते हैं, जो घरों में यूज़ करते हैं। अब ये किसके लिए, पोलैरिटी चेंज करने के लिए। अब देखो अगर मुझे ये वाला बनाना है प्लस, तो मैं इसको जो ये कम्यूटेटर इसको घुमा सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और इसको जब आप घुमाओगे तो इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर मुझे इसको बनाना है कि इसको प्लस बनाना है तो मैं इसको इधर लेके आऊँगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर एक क्वार्ट्ज विंडो लगाई गई, इसको क्या बोलेंगे हम, क्वार्ट्ज विंडो। इसके अंदर से क्या हो रही थी, जो अल्ट्रावायोलेट जो लाइट्स थी वो क्या हो रही थी, इसके अंदर पास हो रही थी, ठीक है। और इस पूरे जो ये क्वार्ट्ज ट्यूब था या ग्लास ट्यूब, इसके अंदर क्या किया गया, वैक्यूम क्रिएट किया गया कंप्लीट, ठीक है। वैक्यूम में था ये। इनको हम बोल सकते हैं थिन मेटल इलेक्ट्रोड्स। इसको हम बोलेंगे ग्लास ट्यूब, ठीक है। अब पूरा सिस्टम अपन ने, ठीक है, बना लिया। अब इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ें प्रूव की गई है, वो हम इसके अंदर देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, देखो अल्ट्रावायोलेट लाइट जो यहाँ से मतलब आएंगी और ये क्या होगा, जो मतलब इसको अपन बोलेंगे भाई, इसका सॉरी एक चीज़ और रह गई, इसको अपन बोलते हैं एमीटर। एमीटर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं कि कैथोड भी आप इसको बोल सकते हैं। एमीटर आप इसको बोल सकते हैं या फिर इसको आप कैथोड बोलेंगे, ठीक है। इसको आप बोलेंगे कलेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। या फिर आप इसको एनोड बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमने पूरी बना ली हैं। अब हम इसको वन बाय वन जो इसके मतलब जो पॉइंट्स हैं, इनको 3 पॉइंट्स हम इसको डिस्कस करेंगे। एक तो इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि इसका जो इसकी इंटेंसिटी होगी ना, उस इंटेंसिटी का इम्पैक्ट देखेंगे जो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब क्यों करंट फ्लो हो रहा है, देखो इसके ऊपर से मतलब लाइट फॉल्स करेगी, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन है जो इट हैज़ गुड सफिशिएंट एनर्जी, एंड वो क्या करेगा, यहाँ से एमिट होगा और इसको ये जो प्लेट है किसकी क्या क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगी। तो इस तरीके से सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी करंट है जो वो फ्लो हो जाएगी, है ना।
जो इलेक्ट्रॉन एमिट करने के बाद इसमें से निकलते हैं किस एमिटर प्लेट्स, उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन जो करंट इसके अंदर फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। ठीक है, तो हम ये देखेंगे फर्स्ट वाला जो इसका पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट अभी बताया भाई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जो फोटो करंट की वजह से फिल होती है सर्किट के अंदर। लाइट फॉल्स करती है, इलेक्ट्रॉन से एमिट करता है, एनोड क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है, इस कलेक्टर उनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इस वजह से सर्किट कंप्लीट होता है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर क्या होती है, फ्लो करती है। अभी हमें देखेंगे कि देखो अब लाइट की जो इंटेंसिटी उसको हम चेंज कर सकते हैं। सपोज़ करिए यहाँ पे लाइट का सोर्स है आपका, आपने इसको 100 वोट की जो मतलब 100 वोट का बल्ब है कोई, वो जलाया हुआ है, तो यही इंटेंसिटी होती है। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी क्या होती है, P/A होती है पावर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो W/मीटर स्क्वायर इसे बोल सकते हैं। ये एरिया होगा, ठीक है, इससे लाइट क्या कर रही होगी, इसके अंदर पास कर रही होगी। तो 100 वोट का बल्ब जलाइए, ये अपने हाथ में 200 वोट का बल्ब जलाइए, 300 का, उससे इंटेंसिटी वी कैन चेंज इंटेंसिटी बाय द चेंज ऑफ बल्ब्स। ठीक है, ये हम इनको चेंज कर करके क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो हमको इंटेंसिटी का देखना है वेरिएशन किसके साथ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ। ठीक है, अब एक चीज़ और, जो लाइट यहाँ से मतलब इंसिडेंट करती है किस पर, इस प्लेट पर, एमिटर प्लेट पर, तो वो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जब वो मतलब जिसको हमने नेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन या जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे किसकी, फोटोन के बारे में हम, तो उसमें ये था कि जब तक वो किसी मैटर से क्या कोलाइड नहीं करता है, किसी मटेरियल, उससे पहले वो किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह। जैसे ही उससे कोलाइड करता है तो कैसे बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह। तो वो फोटोन्स हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं और कहाँ पे ला के देते हैं, इस मेटल के सरफेस पर। इस मेटल के सरफेस पे लाने के बाद जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और मतलब इट विल कम आउट फ्रॉम दी सरफेस। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी है, देखो वो मतलब अपन को फोटोन के पास एटलीस्ट कितनी एनर्जी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन के इक्वल, तभी इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अगर आप एनर्जी ज़्यादा दोगे तो उसमें होगा क्या कि जैसे आपने वर्क फंक्शन, सपोज़ करो ये आपने जो यहाँ पे प्लेट यूज़ करी है वो एल्युमिनियम की है, उसके लिए कितना वर्क फंक्शन है, कितनी एनर्जी चाहिए, 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और आपने एनर्जी दी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो तो मतलब क्या हो जाएगी, कंज्यूम कौन कर लेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए, सरफेस से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को 4.28 चाहिए। बाकी जो होगी वो चेंज हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। वो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कहाँ आएगा, कलेक्टर की तरफ आएगा। ये कुछ बेसिक मतलब चीज़ें जो हमको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे थे कि हम इसका पढ़ेंगे वेरिएशन किसके साथ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन इंटेंसिटी के साथ। देखो जैसे ही आपने 100 वोल्ट का बल्ब लगाया तो कुछ करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे आपने 200 वोल्ट का बल्ब लगाया तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर जो माइक्रो एमीटर से हम करंट को मेज़र कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर माइक्रो एमीटर के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, करंट भी चेंज हो जाता है, करंट भी इंक्रीज़ कर जाता है। अगर इसको डिक्रीज़ करेंगे करंट भी डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसका हमने ये देखा कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ लीनियरली रिलेशन होता है। इस तरीके से अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये इस तरीके से होगा। इसको हम बोलेंगे भाई इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये आपका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस is directly proportional to the
इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये पॉइंट में यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी हम देखेंगे कैसे, देखो जितनी आप यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, यहाँ पे वो क्या लेंगे, मतलब फोटोन से एनर्जी गेन करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे ज़्यादा निकलेंगे। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। और जो फोटो करंट है ये भी आप लिख सकते हो कि फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट पर सेकेंड। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है जो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट पर सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि देखो करंट के बारे में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, NEAVD होता है, ठीक है, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये एरिया होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे करंट भी उतनी ज़्यादा ही होगी। तो ये दो चीज़ें हमने इसके अंदर देख ली, इसका वेरिएशन देखा, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का किसके साथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। अब इसका हम सेकंड वेरिएशन देखते हैं। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, effect of potential with photoelectric current। भाई अब हम इसके अंदर जो आप यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे बैटरी से पोटेंशियल प्रोवाइड करा रहे हैं उसके साथ वेरिएशन देखेंगे कि इसका करंट का, ठीक है। इसका ग्राफ करेंगे प्लॉट हम, पहले हम वो करेंगे डिस्कस, आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ अ ग्राफ इन प्रॉपर मैनर, ठीक है। अब ये है आपका, ये प्लेट है आपकी एनोड वाली, ये कैथोड वाली। आपने क्या किया, वी कीप फर्स्ट प्लेट ए एट सम पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू सी। इसको कुछ उस पर रखेंगे पोटेंशियल पे, किसके रेस्पेक्ट में, सी के। अब आपने ये देखा कि जैसे जैसे हम जब इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज़ करेगा। अब सपोज़ करो, यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे आप सपोज़ करो कि यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो आपने इसको मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब जो लाइट आई थी उससे 20 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल रहे थे। जब इसका आप पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी मतलब ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी मतलब इंक्रीज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उसकी वजह से करंट इंक्रीज़ करेगा ना। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों के बीच जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक चीज़ तो देखिए, जब आपने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं करा तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे थे, ठीक है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हम सफिशिएंट एनर्जी लेके जा रहे थे, तभी इसके माइक्रो एमीटर के अंदर हमें क्या दिख रही थी, करंट दिखाई दे रही थी। तो यहाँ से हम इस ग्राफ को यहाँ स्टार्ट करेंगे कि भाई करंट ऑलरेडी इतना तो है, ठीक है। अब आपने क्या करा कि जो पोटेंशियल यहाँ पे आपने इसकी वो चेंज करी पोलैरिटी, इसको पॉजिटिव दिया और इसको नेगेटिव दिया, ठीक है। तो इसके जब आपने ये मतलब एनोड पर जब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करा तो आपने देखा कि भाई जो करंट है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है, इंक्रीज़ करता है। और आप इसको क्या देते गए भाई, एनर्जी देकर। लेकिन ये क्या है, एक मेटल है और हर मेटल के पास फिक्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी फिक्स नंबर ऑफ नहीं भाई, ये नहीं कह रहा, लेकिन इसके पास कुछ फिक्स्ड अमाउंट में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको आप कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज़ कर लीजिए, लेकिन जो वो फिक्स्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो इससे बाहर निकल गए तो उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। तो हुआ ये कि आप मतलब पोटेंशियल इंक्रीज़ करते रहे, बट करंट है ना क्या हो गया,
इंक्रीज ही नहीं कर रहा एक पर्टिकुलर वैल्यू के पर्टिकुलर वैल्यू पे जाने के बाद। तो ये क्या होती है करंट की, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट, इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे लिख लेंगे। ये क्या होती है आपकी सेचुरेशन करंट होती है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये अब सब यहाँ पे आपने इंटेंसिटी क्या प्रोवाइड कराई, यहाँ पे इंटेंसिटी दी आपने I1, ठीक है। अब आपने सेकंड क्या लिया, फिर इंटेंसिटी आपने इंक्रीज़ कर दी। इंटेंसिटी जब आपने इंक्रीज़ करी तो हुआ ये कि भाई इस पर भी आपको क्या मिला, डिफरेंट, ये थी डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है। फिर अगेन आपने क्या करी, जो इंटेंसिटी थी उसको इंक्रीज़ करा, तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलता है। लेकिन आपने ये देखा, हमको इसका जो रिलेशन देखना है वो देखना है पोटेंशियल के साथ। तो जब हमने इस पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करा एनोड पर, ठीक है, तो हमने ये देखा कि आप इस पे इंटेंसिटी चाहे आप कुछ भी रखिए, लेकिन सबका एक मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है किसके लिए, एनोड के लिए, जो इसकी प्लेट लगी मेटल की ए के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैसी है, फिक्स है। इसका मतलब ये कि नेगेटिव पोटेंशियल इज़ नॉट डिपेंड ऑन दी, किस पर डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्या जो आप इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिला। ये नेगेटिव पोटेंशियल है V0, ठीक है। ये आपने डिफरेंट इंटेंसिटी की क्या है, मतलब लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है। तो ये देखा कि भाई डिफरेंट जो इंटेंसिटी की आप इसको लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें ये कि करंट है ना, उसमें तो चेंजेस आ रहे हैं, बट इसका जो पोटेंशियल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसके मतलब इससे वो निकला कंक्लूजन कि भाई जो इंटेंसिटी है, जो नेगेटिव पोटेंशियल है, किस पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बट करंट इज ऑल्सो डिपेंड, मतलब करंट है जो डिपेंड करता है किस पर, इंटेंसिटी पर, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ और देखी गई, देखो आपने यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज़ करा, तो पोटेंशियल इंक्रीज करने से करंट बढ़ा, ठीक है। जैसे सपोज करो जब आपने कुछ भी अप्लाई नहीं करा तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब वो 20 इलेक्ट्रॉन्स आराम से जा रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसके ऊपर और पोटेंशियल अप्लाई करा उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसके ऊपर मान लो आप टोटल 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 ऑलरेडी जा रहे थे, ठीक है, 20 ऑलरेडी जा रहे थे जब आपने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं करा। अब आपने क्या करा कि जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करा तो धीरे धीरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे वो एनर्जी गेन करके जाने लगे। कौन सी एनर्जी थी भाई, वो हमें ये पढ़ा कि देखो कुछ एनर्जी तो एक क्या कर देता है, वर्क फंक्शन इन फॉर्म ऑफ, मतलब कुछ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसे निकालने के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। इतनी एनर्जी जो मतलब फोटोन से एनर्जी कैरी करके जो ला रहे हैं, उतनी एनर्जी तो किस में चली जाएगी, वर्क फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी बची है वो क्या उसमें वो ये किस में खर्च करेगा, इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो आप पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब उसको रोकने के लिए ही तो है, ठीक है ना। मतलब आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, रिपल करेगा, और तभी तो इलेक्ट्रॉन रुकेंगे। तो सपोज करो 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे थे, धीरे धीरे इंक्रीज़ करे पूरे 100 इलेक्ट्रॉन्स चलेगा, उसके बाद करंट इंक्रीज़ नहीं करेगा। तब आपने क्या करा, इसको नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट करा। तो जब आपने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया, सडनली ये डिक्रीज़ नहीं करा, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज़ करा। आपने पहले इसको नेगेटिव में 20 दिया, फिर 40 दिया, फिर इसको 60 दिया, और लास्ट में जाके 100 दिया। तो इसका मतलब ये कि ऑल मेटल्स जो होते हैं ना, मतलब उनको ऑल मेटल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब डू नॉट हैव सेम एनर्जी में, मतलब कहने का ये कि जितने इस मेटल्स के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास सबके पास सेम एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, सडनली डिक्रीज़ नहीं हुआ, धीरे धीरे क्या करा, ये डिक्रीज़ करा। जैसे आप ये मान लीजिए एक बात है पर्टिकुलर पॉइंट, जब आप यहाँ पे जब मतलब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये जो वैल्यू होती है जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है जो जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में हम लिख लेंगे, ठीक है। द मिनिमम negative potential, the minimum negative potential given to a plate, इसको हम बोल सकते गिवन टू प्लेट एनोड, या ए बोल सकते हैं एनोड,
for which photoelectric current becomes zero is called stopping potential. तो क्या भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू अ प्लेट ए। इसको हम जो ये प्लेट है इसको हम वो मिनिमम वैल्यू किसकी मतलब नेगेटिव पोटेंशियल की, जिस पर क्या हो जाए, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या होता है, मतलब वो आपका होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड, यहाँ पे लिख देंगे हम, इट इज़ डिनोटेड बाय वी नोट। वी नोट किससे भाई, किससे डिनोट करते हैं? इसको वी नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है, अगर किस मतलब जितनी भी थ्योरी एक्सप्लेन करिए समझ में हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे देखिए मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिए, ठीक है, और मतलब वो वर्क फंक्शन के इक्वल। आप सपोज करो यहाँ पे आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसमें खर्च हो गई इससे बाहर निकलने में, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी बची वो किस में चली जाएगी भाई? इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन उसको लेके जाएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², ठीक है। अब ये जो एनर्जी लेके आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब अपोजिट में आपने कौन सी एनर्जी अप्लाई करी, तभी तो करंट ज़ीरो हुआ। वो कौन सी थी? वो कौन सी एनर्जी थी भाई? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? U इज इक्वल टू EV, ठीक है, यही होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू EV होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, ये लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं EV नोट भी लिख सकता हूँ। ये जब आपने V नोट जब अब इसको पोटेंशियल वो करा है प्रोवाइड, तब इसकी एनर्जी किसके इक्वल हो गई? जो काइनेटिक एनर्जी हो किसके इक्वल हो गई? पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो गई। बात समझ में आई है नहीं आई? मैं ये कह रहा हूँ व्हेन द फोटो करंट इज ज़ीरो, व्हेन द फोटो करंट इज ज़ीरो, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे मतलब जो इसका जब फोटो करंट जीरो हो जाती है तो नेगेटिव पोटेंशियल है ना, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल इज दिस सफिशिएंट होता है किसके लिए? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपल करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो हम आप ये लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई? काइनेटिक एनर्जी है ना, जो मैक्सिमम किसके इक्वल होगी? EV नॉट के इक्वल होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई? मतलब आप इसकी जो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, उसको रिपल करने के लिए कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी तो भाई इक्वल है ना, तो आप मतलब इसको क्या लिख सकते हैं कि जो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम, वो क्या होगी? EV नॉट होगी। बस इतनी सी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। आ गई आपको ये समझ में? ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका वेरिएशन अपन देख लिया, इंटेंसिटी के साथ भाई करंट तो वेरी करता है, बट इसका जो एक पोटेंशियल होता है, जो नेगेटिव पोटेंशियल है, वो इसके ऊपर वेरी नहीं करता। ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। एक चीज़ और है लास्ट जो हमें इसमें देखनी है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है नहीं, हम इसका लास्ट वाला वेरिएशन देखेंगे अब। इसको भी आप लिख लेंगे, ठीक है। वो जो डेफिनेशन लिखेंगे नेगेटिव पोटेंशियल वाली, उसके नीचे इसको लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद पोटेंशियल। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपका होगा पोटेंशियल और इसका इम्पैक्ट देखेंगे, ये आपका होगा करंट का, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा इस बार, हमने इस जो ये मतलब ये वेरिएशन, इसके लिए हमने देखा कि हमने क्या करा, इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी को क्या रखा हमने यहाँ पे? कांस्टेंट रखा है। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, किस चीज़ को चेंज करा है?
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो फ्रीक्वेंसी उसको क्या करा है हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी चेंज, और इंटेंसिटी को यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि भाई अब ये मतलब इंटेंसिटी को जो फ्रीक्वेंसी उसको चेंज कैसे कर सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स की जो लाइट है उसको जला के, जैसे रेड जलाओ या ब्लू, कोई सी भी लाइट, उन सब की क्या होती है जो फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट होती है। तो अलग अलग कलर की लाइट हम यहाँ पे डालेंगे तो उससे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। अब हमने ये देखा जब इसका पोटेंशियल का वेरिएशन देखा फ्रीक्वेंसी के साथ, सपोज़ करो इसके पास पहले से करंट था यहाँ पे, ठीक है। जब आपने क्या करा, जब आपने इसको मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जब इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करा, ठीक है, तो ये मतलब ये आपकी करंट यहाँ आ गई, ठीक है। सॉरी, फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपके पास मिल गई, ठीक है। ये आपकी थी, यहाँ पर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी μ1। अब आपने क्या करा, दूसरी फ्रीक्वेंसी इस पे अप्लाई करी, तो ये जब सेकंड फ्रीक्वेंसी आप इस पे अप्लाई करते हो, सेकंड टाइप की फ्रीक्वेंसी, तो उस पर देखेगा कि करंट थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इस तरीके का मिला, ठीक है। फिर आपने थर्ड टाइप की जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करी, उसको अप्लाई करने के बाद भी हमें अच्छा ये देखा कि हमें सेम सेचुरेशन करंट मिलता है, मतलब करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम सेचुरेशन करंट बोलते हैं ना। तो हमने थोड़ा सा करंट इंक्रीमेंट तो करा, लेकिन वो कहाँ चला गया, वो बाद में जाके क्या हो जा रहा है भाई, सेचुरेटेड हो जा रहा है। और फिर हमने इसके लिए मतलब इसको पहले पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, तो उस पर हमें ऐसे रिजल्ट मिले। अब हमने क्या दिया, इसको नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कराया, तो जब हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो हमें एक वैल्यू तो ये मिली नेगेटिव पोटेंशियल की, और सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए अलग टाइप की वैल्यू मिली नेगेटिव पोटेंशियल के लिए। और इसके लिए अलग टाइप की वैल्यू मिली, ठीक है। जब हमने इफेक्ट, जब जो फ्रीक्वेंसी का पोटेंशियल के साथ हमने वो देखा वेरिएशन, तो हमें ये मिला कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के लिए क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। इसको आप बोलेंगे μ1, और ये आपकी हो गई, सॉरी, ये आपकी हो गई μ2, और ये आपकी हो गई μ3, ठीक है। तो ये हमें इसके अंदर ये रिज़ल्ट मिले। अब एक चीज़ और है, जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो उसका जो पोटेंशियल होता है उस पर डिपेंड करती है, और ये जो मटेरियल आपने लिया है जिसके ये इलेक्ट्रोड है इस पर डिपेंड करती है। तो हमें ये ध्यान रखनी ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ जो मतलब फ्रीक्वेंसी है किसके साथ वेरी करती है, पोटेंशियल के साथ वेरी करती है। तो हमें ये मिला कि जो मतलब जो पोटेंशियल है ये भी डिपेंड नहीं करता किस पे, इंटेंसिटी भी हम देख चुके हैं। जो इसका सेकंड वो था पॉइंट था उसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ें थी भाई, और कुछ चीज़ें हम इसमें लिख लेते हैं अभी कि जो के जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, EV0 होता है, ठीक है। सेकंड थिंग रहता है काइनेटिक, के मैक्स इज़ नॉट डिपेंड ऑन दी intensity of light, potential negative potential vary with frequency ये सॉरी इसको दोबारा लिखेंगे अपन। frequency of light is depend on the negative potential। इस पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब हम देखो अभी थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। देखो फर्स्ट में हमने ये देखा कि इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो किसके साथ वेरी करती है, फोटो इलेक्ट्रिक
करंट के साथ, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं पर सेकेंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोटो करंट के साथ, क्योंकि करंट का हमें पता है क्या होता है, I=NA/VD होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो जो करंट है वो भी इंक्रीज करेगा। सेकेंड थिंग हमने इसके अंदर ये देखी कि इंटेंसिटी है ना, उसको हमने चेंज करा। जब जो हमने सेकेंड ग्राफ प्लॉट किया था, इंटेंसिटी को चेंज करने से जो उसका नेगेटिव पोटेंशियल है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहे थे, हमने उसके अपोजिट में नेगेटिव मतलब जो पोटेंशियल उसको इंक्रीज़ कर एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली। जहाँ पे जो फोटो करंट है वो ज़ीरो हो गई, उसको हमने बोला नेगेटिव पोटेंशियल। और वो होता क्या है नेगेटिव पोटेंशियल, ये हमने उसकी जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी लिख चुके हैं कि एक मिनिमम मतलब पोटेंशियल की वैल्यू होती है फॉर विच, जिसके लिए फोटो करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अब जो इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है उसके अगेंस्ट में हमने पोटेंशियल एनर्जी दे दी, पोटेंशियल एनर्जी हमने उसको दी, ठीक है। तो उसको हमने क्या लिखा, क्या मैक्स है वो EV0 लिख दिया, क्योंकि एनर्जी को एनर्जी, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता इन फॉर्म ऑफ हाफ mv² लिखिए या फिर आप लिखिए EV0 लिखिए, ठीक है। तो हमने देखा कि जो जितने भी जो होते हैं ना मेटल्स होते हैं, उनके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं उनकी सबकी जो एनर्जी वो सेम नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मतलब सडनली क्या होता कि जब हम उसको नेगेटिव पोटेंशियल अगर करा रहे होते प्रोवाइड, तो मतलब उसकी जो फोटो करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती। उसमें ऐसा इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास होते हैं वो इमीडिएटली एनर्जी को मतलब लेते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी सरफेस पर आने तक वो क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। इसीलिए मेटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। थर्ड चीज़ हमने इसके अंदर देखी भाई, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद पोटेंशियल, ये हमने डिस्कस करा। हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, अगर देखिए यहाँ सॉरी ये इंटेंसिटी है, ये यहाँ पे गलती कर दी, ये मतलब यहाँ पे क्या रखा हमने, जो इंटेंसिटी है उसको हमने कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब डिफरेंट टाइप की जब फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करे तो उसके लिए जो पोटेंशियल है वो भी हमें क्या मिला, डिफरेंट मिला। तो हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम EV0 के इक्वल होती है, इसको आप हाफ mv² भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो कई मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है किस पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे वो डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ डिपेंड ऑन दी नेगेटिव पोटेंशियल, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के लिए डिफरेंट नेगेटिव पोटेंशियल मिला, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे आपको, मतलब 1-2 दिन में इसका नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स अगेन।